बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का ये जो मामला है जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, जाहिर है अब ये आईनी अमल जो है अपने मेरा ख्याल है मुकम्मल होने के करीब करीब ही है। अब से कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक इशाया भी जो है वो दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें जाहिर है तमाम इत्तेहादी जमातें और उनकी जो कैबिनेट के अरकान हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। 27वीं आईनी तरमीम में जो एक अच्छी चीज़ अभी लग रही है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ज़ाहिर है अबहाम मौजूद है या लोगों में तशवीश है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि फौजदारी मुकदमात का सामने का हवाले करने के हवाले से जो सदर मुमलिकत है उनको इस्तिस्ना कहा गया था। उसी शिक के साथ ही शायद सदर और वज़ीर आज़म, बल्कि शायद नहीं हकीकतन सदर और वज़ीर आज़म दोनों लिख दिए गए थे। तो जिसे कहते हैं बड़ी बारीक बीनी से हर चीज़ का जायजा लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को बहरहाल किसी को वो अच्छे लगे या बुरे लगे, उनको ये ज़रूर आप कहेंगे कि उन्होंने एक अच्छा फैसला ये किया कि उन्होंने उसमें से जो वज़ीर आज़म का नाम है उसकी इस्तिस्ना का जो नाम है वो निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म जो है वो बहरहाल अवाम को जवाबदेह होना ही चाहिए, उसको इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो सारी 27वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक ये कि आईनी अदालतों का क़याम। अब अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो ये कहती है कि ये तो हमारा देरीना मुतालबा था और हम चाहते थे कि ऐसा हो। फिर मुझे याद पड़ता है कि 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी उस वक्त भी आईनी अदालतों के हवाले से जब बात की जा रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी लिए दिए की थी इस मामले पर। उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। और उस वक्त JUIFA के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बात को कि आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से पहले कानून साजी हो जाए और उसके बाद फिर उसका अमल इख्तियार किया जाए। लेकिन अब मामला यह है कि जब आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाना है तो फिर मामला फिर वही 360 चेंज हो गया। आज ऑपोजिशन की जमातें मुत्तहद होकर कह रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम जो है इसके खिलाफ न सिर्फ हम तहरीक चलाएंगे बल्कि पार्लियामान को भी नहीं चलने देंगे। इसी सब पर बात करते हैं। साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं फवाद चौधरी। फवाद अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बड़ी डिबेट हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर। पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो अपोजिशन का एतराज़ है, क्या आपको लगता है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको मान लेने में ये जो सिर्फ बात हो रही है बहस बराए बहस की हद तक है, या फिर आप समझते हैं कि अपोजिशन जो एतराज़ात उठा रही है उसमें किसी किस्म के ठोस चीज़ें मौजूद है जिस पर बहरहाल हुकूमत वक्त को उनसे बात करना चाहिए? देखिए, ज़ाहिर है कि ये इस वक़्त जो प्रोसेस है सारा, वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। और जो आइन तो बुनियादी तौर के ऊपर तो आइन ख़त्म हो जाता है, जो आज की तरमीम है। इसके बाद जो 1973 का आइन है, जो एक मुत्तफ़िका आइन है, उस पे बहुत बड़ी ज़द है। और ये जो रिएक्शन है पोज़ीशन का, ये ये नेचुरल है। लेकिन अच्छा। देखिए, ये इसकी मैं जो प्रॉब्लम ये है कि अब हुकूमत ये समझ रही है कि आइन की किताब में या किताब में लिख देने से उनके मकासद हल हो जाएंगे। मसला ये है कि ये कोई मकसद भी हल नहीं होना। और पाकिस्तान के अंदर जो आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो और बढ़ेगी। और जब तक पाकिस्तान ये जो तरमीम हुई है, ये तो देखिए ना, रिएक्शनरी है, रद्द अमल में है। ठीक और है। हुकूमत का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल है, हुकूमत का ख्याल है कि वो जब आइन के अंदर लिख देंगे तो उससे उनकी जो सियासी मामलात हैं उसमें उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। ठीक है। बट फैक्ट इज, मुझे आप बताइए कि जुडिशरी में कौन सा काम पहले रुका हुआ था हुकूमत का कि वो उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना पड़ रहा है? अब कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें के ऊपर कोई आप समझिए कि पहले से कोई मुख्तलिफ हो जाएगा। अच्छा। सिर्फ इसके नतीजे में एक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक उन्होंने समझिए कि और एक गजंत लगाने की कोशिश की है। लेकिन ना तो ये मुस्तकिल है, ना ही इससे कोई मसला पर पॉलिटिक्स सॉल्व होनी है, और ना ही ये कोई लॉन्ग टर्म की सच्ची बात है कि ये रह सकती हैं ये तरामी। अच्छा। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनकी बिल्कुल भी गुंजाइश जो है वो नहीं है। और अगर आपने पॉलिटिक्स को जब तक आप ठीक नहीं करते, आप आइन के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करते रहे, आपका जो मकसद है कि कुछ स्टेबिलिटी आ सकेगी वो नहीं आ सकेगी। वो मजीद हम इंस्टेबिलिटी की तरफ अच्छा, और लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ रहे हैं। ओके फवाद, अगर हम आपसे फिर ये सवाल करें कि ज़ाहिर है आईनी अदालतों के मामले पर ज़ाहिर है आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस तरफ ज्यादा शुकूक व शुबहात हैं, या आर्टिकल 243 वाला जो मामला है
उसमें भी आप समझते हैं, उससे तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस पर इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही जितना आईनी अदालतों के कयाम के हवाले से बात हो रही है। फवाद, मसला 243 तो नहीं है ना फिर? देखिए, मसला तो फ्रैंकली हर तरमीम में ही है, अच्छा। और ताहयात सदा बादशाही अल्लाह की होती है। इसको मानकर ही चलना पड़ता है इंसानों को। सही बात। और कोई ताहयात वगैरह नहीं होता, जब तक वो तगड़े हैं वो रहेंगे। उसमें देखिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब तक वो ताकतवर हैं वो रहेंगे, जब नहीं ताकतवर होंगे तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए लिखने से तो कुछ नहीं होना। सिंपल बात यह है कि जो आईनी तरमीम है, ये जो सीओडी हुआ था, ये बैकग्राउंड में हुआ था हाँ। कि मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत सारे जजेस जो हैं वो पीसीओ के तहत आ गए थे। अब उन जजेस से पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतमईन नहीं थी, और वो चाहते थे कि ये जजेस से मामला निकल जाए। अब ये जो जजेस हैं ज्यादातर, ये तो डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं, और इनका वो प्रॉब्लम नहीं था कि पीसीओ के तहत जजेस तो नहीं आए हुए ना। ठीक है। तो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो लिखा गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो इस बैकग्राउंड में था। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 8-10 जजेस बना देंगे, 9-10 जजेस बना देंगे हाँ। जो आइन के मुतालिक एक्सक्लूसिव फैसले करेंगे, उसके नतीजे में पार्लियामेंट तो मुस्तकिल रिडंडेंट हो गई ना। वो 9-10 जज बैठ के बताएंगे कि इस आइन का मतलब जो है वो क्या है, और आप उसके मुताबिक जो है वो फिर चलना शुरू हो जाएंगे। सो पार्लियामेंट फिर क्या करेगी? जो आपकी जो जो पाकिस्तान की जो रवायत रही है वो ये है कि जब भी बंदे लोग इस तरह के सीट पे आ जाते हैं, वो फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एकदम शुरू, नेचुरल है, हाँ, इंसान है ना, वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये भी एक बात है। लिहाजा जो इशू ये नहीं होता कि इदारा कोई ताकतवर कितना है। जो मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, उनका एक ही क्राइटेरिया है कि अच्छे और बुरे होने का, और वो ये है कि जो हुक्मरान हैं, जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। अगर ठीक बात। उनकी अकाउंटेबिलिटी और अल्टीमेट पावर जो है, ये जो तस्वर है ना, या एक कि बहुत ताकतवर होने से जो है वो मसले हल हो जाते हैं, दुनिया की तारीख जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब एक ताकत एक जगह के ऊपर ज्यादा मुर्तकिज हो जाए, तो वो ताकत उसी ओहदे को, उसी शख्स को जो है वो तोड़ना शुरू कर देती है। So the problem is that the whole concept of too much power offends against the principles of political philosophy. So ये जो इन्होंने इस ना, देखो ना, मकसद तो इसका एक ही है, मकसद तो इसका एक है, वो ये है कि आप एक आदमी या दो लोग या जो भी हुक्मरान है उनमें ताकत ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए, और जब ज्यादा से ज्यादा ताकत हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट आप भी देखेंगी और मैं भी देखूंगा कि आने वाले दिनों में स्पेशली, और ज्यादा लंबा नहीं, मैं आपको बता दूं कि 100 डेज, 90 to अच्छा। 100 डेज में, अच्छा। 3 महीने से आप देखिए 4 महीने के अंदर पाकिस्तान का, अगर हमने जो एंगेजमेंट की कोशिशें जो हमने की हैं, जी, जी। अगर ये एंगेजमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर होगा, और आपके सामने इन जो तरमीम है, आपके सामने इनका कोई फायदा आपको अच्छा नजर नहीं फवाद, आएगा। दो बहुत अहम बातें की हैं आपने। एक तो जाहिर है आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त सारी चीजें डेमोक्रेसी के गिर्द होनी चाहिए या पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए, वो आप कह रहे हैं कि इस तरमीम से बहरहाल नहीं होगा। लेकिन क्या हम फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, आप खुद जैसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होने के असरात आपको नजर आ रहे हैं, अगर वो हाई होते हैं तो फिर सड़कों की सियासत होगी, तो आपके नजदीक इससे क्या फायदा, क्या अचीवमेंट होगी? क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त रिसीविंग हैंड पर नहीं है, बल्कि जाहिर है वो डिसाइसिव मूवमेंट पर है, चीजों को कर भी रही है, डिसीजंस भी ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा ये फैसला लेना कि एक जानिब सड़कों पर अगर इस हवाले से सियासत होती है, यानी आईनी तरमीम के हवाले से, और दूसरी जानिब हमें मालूम है कि जो सिचुएशन है बॉर्डर्स की, उस पर जरा फरमाइएगा। हाँ, बिल्कुल होगी। जब आप जो अपोजिशन है उसके साथ एंगेज ही नहीं कर रहे, आपने अपोजिशन, देखिए मॉडर्न जो सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं कि वो अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक बात है। मौजूदा निजाम में अपोजिशन का कोई स्टेक है ही नहीं। आपने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, उनकी बेगम जेल में है, पार्टी से सिंबल ले लिया, पार्टी को आप इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। पॉलिटिकल सिस्टम में आपने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको तो दीवार से लगा दिया है। अब आप मुझे बताइए कि वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है?
फिर जो उन्होंने चेंजेस की हैं वो एग्जैक्टली इसीलिए की हैं, जैसे सोहेल अफरीदी आए हैं कि वो एहतजाज एक चाहते हैं कि मौसर एहतजाज हो। ओके। अब सोहेल अफरीदी जो है वो एक 36 साल के नौजवान है जो जाहिर है इंडेटेड हैं इमरान खान के कि उनको जी। इतना बड़ा ओहदा दिया। अब वो लॉन्ग मार्च, अगर आप उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? वो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद। ठीक है। हो सकता है इमरान खान पार्लियामेंट से रिजाइन कर दें। उसके नतीजे में पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। हुकूमत उसको रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाएगी। वो हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करेंगे, जैसे 26 नवंबर को हुआ। इस दफा वो कह रहे हैं हम इससे भी ज्यादा करेंगे। ऐसा ही सो है। देयर विल बी लॉस ऑफ लाइव्स। हाँ, हाँ। अब आप इस सिचुएशन में कि जब आपके बॉर्डर्स हीट अप है और दूसरी तरफ आप चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी काफी फॉलो करती हैं, जी। आप देखिए बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है 14 तारीख को, जी और सर, बिल्कुल 14 को है। लाइकली वहां पे नीतीश कुमार जीतते जी, जी। नजर नहीं आ रहे। जी, अच्छा, जी। इसके बाद अगला इलेक्शन हरियाणा का है। हाँ, अगर ये बिहार में हारेंगे तो हरियाणा की हार तो वो अफोर्ड ही डिफीट नहीं कर सकते, बर्दाश्त फिर नहीं तो कर मोदी पाएँगे। को बिल्कुल पैकअप ठीक। करना पड़ेगा। लिहाजा आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी हीट अप होना ही होना है, आप जो मर्जी कर लें। हुँ, हुँ। तो आप एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर हीट अप है, एक तरफ हाँ। वेस्टर्न बॉर्डर हीट अप है, तो इसमें हम अपनी जो पॉलिटिक्स है इंटरनल, उसको भी आसमान पे पहुंचा दें। तो हुँ। मुझे तो कोई अकल की इसमें बात समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये तो फैसले करें। मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आईनी तरमीम का जो प्रोसेस मुकम्मल कर लें आप। हुँ, हुँ। लेकिन जो भी आपने करना है अल्टीमेटली आपको पोजीशन के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, इमरान जी। खान के साथ बैठना पड़ेगा और उनके स्टेक्स क्रिएट करने पड़ेंगे सिस्टम में, ताकि वो, अगर आप चाहते हैं एग्री कि ऑन कुछ दैट ऐसा पॉइंट फवाद। चले सिस्टम, हाँ। तो फिर स्टेबिलिटी तो नजर आए ना। बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन को बहरहाल हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं, वेल थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन जो बात फवाद कर रहे हैं, हुकूमत से इस बारे में बात करते हैं तो हुकूमत कहती है हम तो बार-बार कह रहे हैं कि भाई हमसे बैठें, बात करें। ये ऑपोजिशन वाले ही मानने को तैयार नहीं है और ये बात करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन आईनी तौर पर जो ये मामला अब हो ही रहा है, इसके कुछ आईनी पहलुओं पर भी बात करना जरूरी है। यानी आईनी अदालतों के कयाम से क्या वाकईतन जो हमारी मुकन्नना है वो कमजोर होगी, और अगर वो कमजोर होती है तो फिर जाहिर है सवालात जैसे फवाद उठा रहे हैं, फिर उसकी हैसियत क्या रह जाएगी, ये सवाल उठेगा। लेकिन क्या अदालतें और मुकन्नना के दरमियान कोई टकराव किसी तो कैफियत नहीं हो रही है? इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है ज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। लेकिन साथ साथ हमें हमारे इल्म में है, हमें मालूम है कि जो डेडलॉक कायम हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बातचीत के अमल के दौरान, ये डेडलॉक की पूरी जिम्मेदारी ज़ाहिर अफगानिस्तान पर आयद होती है। और आगे भी जो तमाम तर अमल है उसमें किस हद तक अफगानिस्तान अपने मुल्क के अंदर से दरानंदाजी की पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश है, अगर उसको नहीं रोक पाता तो फिर ज़ाहिर मामलात दूसरी जानिब भी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मुनव्वर हुसैन साहब हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। सर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया है। एडवोकेट हाफिज एहसान है, माहिर कानून है, उनको भी वेलकम करते हैं। एहसान साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। मुनव्वर साहब आपकी इजाजत से मैं जरा हाफिज साहब से एक दो सवाल कर लूँ, फिर आपकी तरफ कंटिन्यू करती हूँ। सर हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, एज एन एडवोकेट आप इसका मुद्दा देखते हैं, जरा पहले ये फरमाइए, और ये कितनी अहम है तरमीम इस वक्त? हमने ड्राफ्ट आया है, बुनियादी तौर पे वो दो अमेंडमेंट्स पे है। एक आपका आर्टिकल 175 बी जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रही है, और दूसरा आपका आर्टिकल 243 है कि जिसके अंदर सर्विसेज चीफ्स के जो अपॉइंटमेंट का एक आर्टिकल है, उसके जी जी। अंदर जो है एक ऐसी सिनर्जाइज करने की कोशिश की गई है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि जो दुनिया भर के अंदर प्रिंसिपल जो है इन्वोक है। अगर आप दोनों को देखा जाए तो आर्टिकल 175 बी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कोई आज का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना मैनिफेस्टो है, या ये कहें कि कोई इमीडिएट एक ख्याल आ गया कि बनाना है। ठीक है। 2007 से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीटीआई इत्तेफाक था कि पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम टॉप लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट में चोक होता है, उसका डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो दो जगह होना चाहिए कि आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, या उसके बाद जो है आपके ऐसे मैटर्स जो हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं,
उनको सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत बनानी चाहिए और वहां पे रीएलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन कर देनी चाहिए। और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर आपका जितना भी एपेलेट वर्क हाई कोर्ट से आता है, जो आपका क्रिमिनल है, टैक्स है, सिविल है, मैटर्स है, स्पेशल लॉज जो है, वो सारे के सारे वहां पे आने चाहिए। अब ये जो एक्सपीरियंस अब हमने अभी किया है, करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये दुनिया के 80 ममालिक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैकेनिज्म चल रहा है और जी। दुनिया के किसी मुल्क ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बना के रिवर्स नहीं किया कि ये एक सक्सेस स्टोरी नहीं है तो हम उसको रिवर्स कर दें। 2010 में 18th अमेंडमेंट में भी एजेंडे पे था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक नई जुडिशरी आई थी जो इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस के नाम के ऊपर आई थी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे आई थी, उसके होते हुए पार्लियामेंट ने थोड़ा बहुत टोन डाउन किया 18th अमेंडमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट्स को, तो वो भी 19वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को कह के वापस ले लिया गया। हाँ। तो उसके बाद ये चीजें चलती तो रहती थी, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि लेकिन किसी ने हाफिज इसको साहब, डिनाई इसमें किया कतई हो। कलामी के साथ 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल के ठीक वक्त है। कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी हाफिज चाहिए। साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जरा इस पर तनाजा ज्यादा हो रहा है। एक जानिब जो आईनी अदालतों का कयाम है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सियासी जमातों के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा, उन्होंने इस पर बात की है। अभी मैं फवाद साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हवाला दिया, उसमें भी ये बात थी। लेकिन आजकल के हालात में ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा एक टकराव की कैफियत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में, यानी पार्लिमान और अदालत के माबैन। क्या ये कैफियत आप देख रहे हैं, और अगर होती है तो फिर इससे क्या हासिल होगा? देखिए, पॉलिटिकली तो डेफिनेटली उसको एक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम के ऊपर। अच्छा। बट ग्राउंड रियलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, उसकी किसी भी जुरिसडिक्शन को, जो उसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन है, उसको कम नहीं किया गया। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन आप देखी गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सारी चीजें ऐसी थी कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डील करती थी, उनको सिर्फ वहां से जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि जुडिशरी ने भी बहुत लर्न किया है इन 12, 14, 15 साल के अंदर, कि जिस जगह जुडिशरी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो था, जो 94, 95 से स्टार्ट होता है और 2008 के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशियल ओवररीच की तरफ चला जाता है और 2021-22 तक वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं, जो आर्टिकल 63A है या 62(1)(f है, या उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स है, या रिजर्व सीट्स जो है, या उसके बाद नैब की अमेंडमेंट्स आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज किया है, जो इस वक्त आपकी मौजूद है, जिसमें मेजॉरिटी से फैसले आए हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा काम रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कह दी ना आपने, यानी कि जो मैकेनिज्म के अंदर अदालतों का भी यही ख्याल है हाफिज साहब। लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है। आपकी जो बार एसोसिएशंस है पाकिस्तान में, लगभग 400 से ज्यादा बार एसोसिएशंस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और बाकी सारे सूबों में। हमने ये देखा है कि जो सड़कों पर हमारे काले कोट वाले आते हैं, वो अच्छी अच्छी हुकूमतों को डिरेल कर जाते हैं और माजी में उसकी ज़ाहिर नज़ीर मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि आज भी बार की जानिब से ये मोटिवेशन हो सकती है, या उनको मोटिवेट किया जा सकता है? पॉलिटिकल माइलेज तो ज़ाहिर ली जाएगी इस बात पर, लेकिन बार इसमें कितना किरदार अदा करेंगी? मेरा सवाल ये था। पिछले साल आपका लिटमस टेस्ट तो बार्स है ना, और बार्स के अंदर आपके इलेक्शन है, वो आपका लिटमस टेस्ट होता है। 2024 के अंदर 22 अक्टूबर को जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की, और उस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आप मौलाना साहब से पूछें या उनकी पार्टी से पूछें, तो वो ये कहेंगे कि PTI एंड तक, एक एक कॉमे तक, सेंटेंस तक उनके साथ थी। लेकिन आपने देखा कि जो ही अमेंडमेंट पास हुई, वो चीफ जस्टिस के एलिवेशन प्रोसेस के अंदर तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इससे अदलिया जो है उसका कंप्रोमाइज हो गई है। लेकिन उसके बाद 28 से 29 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, और उसके अंदर वो जो एक नैरेटिव था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बार का इलेक्शन लड़ा गया, वो बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान के लॉयर्स ने फैसला और कर दिया। अभी भी आप देखें कि 8-10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, वहां पर भी 26वीं आईनी तरमीम कहा गया और 27वीं आईनी तरमीम पे भी बात की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी लॉयर्स ने जो है वो यही कहा है कि जी 26वीं आईनी तरमीम भी ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट बाहर का आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी ठीक है। तो मैं ये समझता गया हूं कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव एजिटेशन अपनी जगह है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज, या पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर से लोग हैं, या पाकिस्तान के लॉयर्स है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी है जो अभी आपके सामने इलेक्शन आए हैं,
उसके अंदर एक ऐसी चीज नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी करके आप ओके 2007 या 8 की जो जजेस वेल मूवमेंट है आप इसमें लिखो, उसके डायनामिक। ये तो वक्त ही बता कि बार्स इसमें किस हद तक अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। वेल थैंक यू वेरी मच एडवोकेट हाफिज एहसान हमसे बात करने के लिए। जरा अब रुख करते हैं इंटरनेशनल अरीना का और वहां जरा जानते हैं कि क्या हो रहा है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात को डेडलॉक जाहिर है वो सामने आया, लेकिन ये डेडलॉक पाकिस्तान की जानिब से नहीं था। पाकिस्तान ने वो तमाम तर शवाहिद अफगानिस्तान के सामने रखे और कहा कि आप अपने मुल्क अपनी सरजमीन की हिफाजत भी करें और वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकें भी। अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो हेडलाइंस चल रही थी कि बहुत जल्द जो है तुर्किया की जानिब से एक वफ्द इस्लामाबाद का दौरा करने वाला है और यकीनी तौर पर इसमें भी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल के हवाले से बात होगी। जरा इस पर डिटेल बात कर लेते हैं मुनव्वर हुसैन साहब से। मुनव्वर साहब, ये जो मामला आया पाक अफगान बातचीत का, इसको आपने इंडोर्स किया, आपने कहा बिल्कुल होनी चाहिए और इसको कंटिन्यूएशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब बात आ गई है डेडलॉक पर। जिम्मेदारी जाहिर है अफगानिस्तान पर आयद होती है इस सूरत हाल में, जबकि दोनों जानिब अब खामोशी है और सीज फायर है। इसमें क्या कोई आप चीज स्मेल कर रहे हैं? क्योंकि अभी फवाद बात कर रहे थे इंटरनेशनल, थोड़ी सी उन्होंने बात की, लेकिन आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी कोई इतना रिलायबल नहीं है, वहां पर भी आपको मालूम है कि हीट मौजूद है। तो ये खामोशी क्या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है? देखें, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी के महाज पे खतरात जो हैं वो तो लाहक हैं, जिसे आप थ्रेट परसेप्शन कहते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर की आपने बात की, वेस्टर्न बॉर्डर की बात की, 2 फ्रंट वॉर को आप फेस कर रहे हैं, बल्कि 2.5 फ्रंट की अब बात हो रही है कि विद इन पाकिस्तान जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं या इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं जिसके जरिए से वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उस महाज पे भी आप सरगर्म हैं। लेकिन आपने इंडिया का तो बंदोबस्त किया हुआ है और इंडिया की मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो कंडीशन है खित्ते के हवाले से, अंदरूनी हवाले से और जो पजीराई है बैनुल अक़वामी सियासत में, वो हमारे सामने है। अलबत्ता जो तालिबान का मसला है, इसमें देखें पाकिस्तान ने आज भी दफ्तर खारजा ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो शवाहिद पर मबनी है। जी सर। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत ही आला सफारतकारी का मुजाहरा करते हुए और अखलाकी बर्तरी दिखाते हुए आपने कोशिश की है कि इस मसले को टैकल किया जाए। लेकिन क्या कहना तालिबान का, जिनका पैटर्न के अंदर धोखा नजर आता है। पहले उन्होंने कहा कि जी हमारे बॉर्डर एरियाज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर कहा जी लोअर कैडर जो हमारा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इनको हम जगह तब्दील करवा देंगे, फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसला है, ये तो पाकिस्तान के शहरी हैं। उसके बाद उन्होंने लिख कर देने से इनकार किया और जब सारे शवाहिद पाकिस्तानी टीम ने उनके सामने रख दिए तो उन्होंने एक और मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने कहा जी अहमद शाह अब्दाली 1744 का जो अफगानिस्तान है उसके बॉर्डर के मुताबिक हम आगे चलेंगे। अरे भाई, इस तरह तो फिर सऊदी अरब को और कतर और यूएई ऑटोमन एम्पायर को जाना चाहिए, फिर तो स्पेन एक आजाद मुल्क यहाँ पे रहेगा नहीं और फिर तो अफगानिस्तान का खुद का भी वजूद बाकी नहीं रहेगा, ये तो एक आर्टिफिशियल रियासत है। फिर उन्होंने एक और मज़ायका खेज मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने कहा जी वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने और उसके बाद जो नुकसानात अफगानिस्तान को हुए तो उसका हर्जाना पाकिस्तान भरते। तो अब ये एक अहमकाना किस्म की डिमांड्स जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है और लगातार मौक़िफ़ को तब्दील करने का मतलब ये कि वो कहीं और से हिदायत ले रहे हैं। और अब तो ये भी मामलात सामने आ रहे हैं कि भारत ने कोई $300 बिलियन दिए हैं इजराइल को और उनसे ATGMs रॉकेट्स लिए हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान को मुहैया किया जा रहा है। और ये भी बातें चल रही हैं कि गालिबन इजराइल कोई सफारत खाना खोलने के हवाले से तालिबान के साथ बातचीत करें। तो ये ताने बाने भी आपको नजर आ रहे हैं। तो फिर ये तो मामला बिल्कुल हमारे सामने है कि ये असल मामला किस तरफ जा रहे हैं। मुनव्वर साहब, इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका सरपैर, आपने खुद ही कहा भी कि नजर नहीं आता, लेकिन आपने खुद दिया कि इसका सरपैर हिंदुस्तान है। जाहिर है बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है और बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है उसके साथ मिलकर वो बकौल इंडिया के कि वो खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, लेकिन दर हकीकत वो दहशतगर्दी को फरोग देना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान का ये जो मामला है ये बहुत फ्रजाइल मामला है। आज भी अमेरिकन जो हैं या अमरीकी सदर जो हैं, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अफगानिस्तान के हालात पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। इस पर जरा इनलाइटेंड होंगे मुनव्वर साहब से आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और बात हो रही है अफगान तालिबान की जिद के हवाले से। लेकिन मुनव्वर साहब, सवाल शायद संजीदा हलकों में ये पूछा जा रहा है कि क्या अब इस सारे मामले के बाद जबकि ज़ाहिर है बातचीत का अमल जो है वो इस दोनों जानिब खामोशी ही है, लेकिन ईरान, चीन, कतर और तुर्किया का तो मैंने आपको कहा कि वो शायद इस्लामाबाद का दौरा 2 या 3 रोज में उनका मुतवक्के है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खित्ते को किस तरह के खदशात का सामना है, और ये तमाम तर ममालिक जैसे मैंने तस्करा किया, ईरान, चीन, कतर और तुर्किया, क्या इन खदशात को समझते हुए एक मरतबा फिर अफगान तालिबान की जो बुरी हुकूमत है उसको टेबल टॉक के लिए कायल कर सकता है? और अगर वो कायल कर सकता है तो वो किन पैरामीटर्स पर कायल होंगे? क्योंकि अभी तक जो दहशतगर्दी या लिख कर देने वाली मामलात हैं उसमें तो अफगानिस्तान रिलक्टेंट है। मुनव्वर, देखें, इसमें इसके 3 पहलुओं से हम चीजों को देख सकते हैं। एक Sure. तो रियासती सतह पे देख सकते हैं, दूसरा खित्ते की सतह पे जिसका आप सवाल पूछ रही हैं, और तीसरा बैनुल अक़वामी सतह पे। बैनुल अक़वामी सतह से शुरुआत करता हूँ। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर देखें, बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ है जहां पे जो मौजूदा ऑर्डर है वो डगमगा रहा है। और यही वजह है कि भारत जैसे जो ममालिक हैं वो बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। पहले खित्ते के अंदर और बाद में हमने देखा कनाडा है, यूएस है, यूके है, कतर है, और खुद ईरान के अंदर जो जासूसी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। तो लिहाजा इस तनाजर में भी इसको देख सकते हैं। और तालिबान को इस वक्त पता है कि चूंकि तब्दीलियां रूनुमा हो रही है और आर्डर डगमगा रहा है, तो लिहाजा वो भी अपने मौकफ को तब्दील कर सकते हैं। खित्ते पे अगर आप आ जाएं तो खित्ते में जो भारत है वो नेट सिक्योरिटी क्रिएटर, सिक्योरिटी जो खदशात हैं या थ्रेट है उसका पैदा करने वाला है। और उस पर फेटअप ने रिपोर्ट दी है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान ने डोसियर्स जमा कराए हैं, कनाडा की कंप्लेन है, अमेरिका की कंप्लेन है, या मालदीव, भूटान, नेपाल, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। और फिर अगले लेवल पे आप ये भी देखिए कि जो खित्ते की सतह पे चाइना है या ईरान है या रशिया है, इन्होंने कोई 3 से 4 मीटिंग्स करके बावर कराया है तालिबान को कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है, इसे टैकल कीजिए और हम सारे जो हैं वो खतरे के अंदर मौजूद हैं। अगर इसको बायलैटरल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा इंटेलिजेंस मीटिंग की है, 178 से ज्यादा जो फ्लैग मीटिंग होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कर चुके हैं। इसके अलावा एक कमीशन तैयार हुआ था, उस कमीशन की 10 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी हैं। 5 दफा आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए, इंटेलिजेंस चीफ तशरीफ ले गए, तो वहां पे भी काबिश हो चुकी है। अलबत्ता मैं यकीन रखता हूं कि खित्ते में चूंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है तालिबान के हवाले से वो चाइना है, 7 से 12 बिलियन डॉलर्स की, और पाकिस्तान अगर उनके बॉर्डर को कंसिस्टेंटली सील रखता है तो उनका सर्वाइवल स्टेक पर आएगा। बिकॉज जो पाकिस्तान के साथ 10 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड कॉरिडोर के जरिए जो वो ट्रेड करते हैं, अब वो उनकी माशी तरक्की के लिए नहीं है, वो सर्वाइवल का मसला है। तो अगर ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान उनकी ऑक्सीजन बंद कर सकता है। तो ईरान के पास, चाइना के पास ये लिवरेज मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ सिस्टेमिक लेवल पे अमेरिका को भी समझना होगा कि अलकायदा और जो दाइश हैं वो फकत पाकिस्तान या पड़ोसियों के लिए दर्द-ए-सर नहीं है, वो अमेरिकन के लिए दर्द-ए-सर भी हो सकते हैं। और माजी में हमने 9/11 को भी देखा है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे फोरम्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा मुनव्वर साहब, लास्टली बस ये कमेंट कीजिएगा, ये जो आपने इक्तिसादी बात की है इस पर कमेंट कीजिएगा। इसका भी तो सारा मतलब अफगानिस्तान की तो इकोनॉमी, मैं क्या उसकी इकोनॉमी कहूँ, उसकी तो कोई इकोनॉमी नहीं है एक तरह से। ये इक्तिसादी दबाव कितना बर्दाश्त कर सकेगा अफगानिस्तान, जो कि इस वक्त हमें पता है कि बॉर्डर क्लोज हैं। इस पर क्या अफगानिस्तान की आप समझते हैं स्ट्रैटेजी होगी आइंदा आने वाले दिनों में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सना। हम तो बज़ाहिर तो ट्रेड कॉरिडोर की बात करते हैं ना, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि 35,000 टन अफ्यूम ड्रग स्मगलिंग की जाती है और मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। और फिर आपको ये भी पता है कि जब बॉर्डर खुलता है तो 60,000 अफगानी इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं। तो ये बंद होने की सूरत में ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये भी रुकेगी। और यही वो वजह है जिसके बायस वो परेशान भी हैं, बिकॉज ईरान उनको ये अलाउ नहीं करेगा। और पाकिस्तान में जो स्मगलिंग होती थी गुड्स की, जो 10,000 बिलियन डॉलर का हमने उनको फैसिलिटेट किया हुआ था गुड्स के हवाले से, वो स्मगल होकर पाकिस्तान आता था, तो उसकी भी बंदिश है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्वाइवल का इशू है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो गलती की थी वो ये कि कोई उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, मैकेनिज्म नहीं बनाया था जिसके जरिए वो तालिबान पर चेक रख सकें। और यही वजह है कि दोहा एग्रीमेंट के
जो वादे वही थे वो तालिबान पूरे करते नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान को एक मैकेनिज्म की जरूरत है और वही हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। और गालिबन मैं ये भी समझता हूं कि मेक्सिको वॉल जैसी इधर भी वॉल बनानी पड़ेगी अच्छा। और यही एक हल है जिसके जरिए से आप इनकी जो शरारतें हैं उनसे महफूज रह सकते हैं। आई थिंक अ वेरी गुड ओपिनियन मुनव्वर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। मैक्सिको तर्ज की एक वॉल जो है वो यकीनी तौर पर ना की जाए तो बहुत हद तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और दीगर जो ये सारा मामला है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, उसको बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोग्राम को फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।